बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का दूसरा लेसन, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इससे पहले पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसे अगर आपने देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो आप YouTube में गंगा पांडे सर्च कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी आज़ादी के बाद भारत की राजनीति पर किस तरह से एक पार्टी का वर्चस्व रहा, एक पार्टी का दबदबा रहा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो आपको पता है हमारा जो देश है उसका जन्म अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ। हमारे देश के सामने आज़ादी के साथ ही कितनी समस्याएं थी, कितनी चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती क्या थी? राष्ट्र निर्माण। कैसे इस देश का निर्माण होगा, कैसे इस राष्ट्र का निर्माण होगा, कैसे इसका विकास होगा, कैसे इसको दुनिया में पहचान दिलाएंगे। तो राष्ट्र निर्माण के साथ ही दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो गहरी प्रतिबद्धता थी वो लोकतंत्र से थी। इसलिए हमारे देश के नेताओं ने लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग चुना। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आज़ादी के समय हमारे जो नेता थे एक बात पर सभी सहमत थे कि हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित होगा। तो हमारे जो नेता थे वो लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर भी क्या थे? सचेत थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। भारतीय राजनेताओं ने लोकतंत्र की स्थापना हेतु समाज के विभिन्न समूहों में पारस्परिक एकता की भावना को विकसित करने का क्या किया था? प्रयास किया था। हमारे नेताओं ने राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या माना था? जनहित में फैसला लेना, लोक कल्याणकारी फैसला लेना और उस पर अमल करना माना था। हमारे देश के संविधान का जो निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन यह लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके पीछे भी कारण है कि 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस वक्त देश का जो शासन था वो अंतरिम सरकार चला रही थी। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? ऐसी सरकार जो आपसी समझौते से बिना चुनाव के बनी हो। यानी 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और 1952 में पहला चुनाव हुआ। तो 1947 से 1952 के बीच जो चुनाव सरकार चल रही थी वो कौन सी थी? अंतरिम सरकार। यानी देश के अंदर ही आपसी सहमति से बिना चुनाव के जो सरकार बनी थी। अब समय की मांग थी कि देश का शासन क्या हो? लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा हो, देश में चुनाव हो और लोकतांत्रिक सरकार बने। तो संविधान ने नियम तय कर दिए थे, संविधान हमारा पूरा बन गया था। अब इन्हीं नियमों को, जो संविधान ने जो नियम बनाए हैं उन पर अमल करने की क्या थी? अब जरूरत थी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया? जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 1950 में अब सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन हुआ और सुकुमार सेन क्या थे? पहले चुनाव आयुक्त बने। अब उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव आयोग का गठन हो गया और पहला जो चुनाव है वो क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी ही हो जाएगा, 1950 में ही हो जाएगा। लेकिन भारत के विशाल आकार को देखते हुए निष्पक्ष चुनाव कराना इतना आसान भी नहीं था।
चुनाव कराने के लिए सबसे पहले जरूरत थी चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, यानी कहाँ तक विधानसभा का क्षेत्र होगा, कहाँ तक लोकसभा का क्षेत्र होगा। और दूसरी जरूरत थी मतदाता सूची बनाना, वोटर लिस्ट बनाना। तो इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लग गया था। और जब पहली मतदाता सूची आई थी, प्रकाशित हुई थी, उसमें 40 लाख महिलाओं के नाम तक दर्ज नहीं हो पाए, नाम दर्ज होने से रह गए। और जिन महिलाओं के नाम दर्ज हुए वो कैसे दर्ज हुए, अलां की बेटी, फलां की बेटी, फलां की बीबी। अब कितने आश्चर्य की बात है कि भारत में उस समय महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी कि उनका नाम भी क्लियर वोटर लिस्ट में नहीं है। तो चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि महिलाओं के नाम क्लियर है ही नहीं। किसी का नाम है अलां की बेटी, किसी का नाम है फलां की बीबी। तो उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे और 3200 विधायक चुने जाने थे और 489 सांसद चुने जाने थे, क्योंकि देश में राज्यों में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव एक साथ हुए थे। विधानसभा के भी, लोकसभा के भी चुनाव एक साथ हुए थे। और इन मतदाताओं में जो 17 करोड़ मतदाता थे, उनमें 15% लोग ही क्या थे, साक्षर थे। तो उस समय भारत की साक्षरता कैसी रही होगी हम समझ सकते हैं। तो देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से पहला आम चुनाव अपने आप में अनूठा ही नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बहुत बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। तो ऐसे में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए क्या थी, परीक्षा की कठिन घड़ी थी। उस वक्त तक लोकतंत्र क्या था, सिर्फ धनी देशों में था और यूरोप के बहुत सारे देशों में महिलाओं को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार तक नहीं था। तो ऐसे में भारत ने क्या निर्णय लिया, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का, यानी भारत में जो भी नागरिक 21 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के हैं, भले ही स्त्री हो या पुरुष हो, बिना भेदभाव के वोट देने के क्या हैं, अधिकारी हैं। तो 61वां संविधान संशोधन के बाद मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई थी, 18 वर्ष। पहले मताधिकार की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी। अब जब भारत चुनाव करा रहा था लोकतांत्रिक तरीके से, तो पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी हुई थी। भारत को आश्चर्य की नज़र से देख रहे थे कि इतने सारे अनपढ़ लोगों में, इतने सारे अशिक्षित और गरीबी के बीच में भारत कैसे चुनाव करा पाएगा। वहीं इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त बड़े विस्मय से, बड़े आश्चर्य से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की या बेहुदी नौटंकी देखेगा। देखो, इंडियन सिविल सर्विसेज के एक नुमाइंदे ने ऐसा कहा और एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे क्या कहा, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। तो इस तरह से भारत के चुनावों को देखा जा रहा था। लेकिन आखिरकार अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच क्या हो गए, प्रथम आम चुनाव हुए। और चुनाव कैसे हुए देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से। तो जब भारत में सफल तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो गए, तो विदेशी पर्यवेक्षकों ने क्या कहा, ये भारत की एक महत्वपूर्ण सफलता है और भारत ने विश्व को दिखा दिया कि गरीबी और अशिक्षा के वातावरण में भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव के परिणाम घोषित हो गए और हारने वाले उम्मीदवारों ने भी परिणामों को क्या बताया, निष्पक्ष बताया और बिल्कुल सही बताया। और आज की अगर हम बात देखें तो आजकल के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ईवीएम का रोना रोते रहते हैं। तो पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जोरदार सफलता मिली। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के 489 सीटों में से 364 पर विजय प्राप्त की और विधानसभा में भी कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही, जिसे कितनी सीटें मिली, 16 सीटें मिली। इस तरह आम चुनाव के बाद, पहले आम चुनाव के बाद राष्ट्रीय एवं प्रांतीय राज्यों में भी और देश में भी कांग्रेस पार्टी का शासन स्थापित हुआ और कितने सालों तक राज्यों में भी और देश में भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बना रहा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।